हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी को और बात करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल कोड M1R5 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की। ठीक है, और ये क्लास आपके मॉड्यूल कोड M1R4 के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपके स्प्रेडशीट के बचे हुए 3 प्रैक्टिकल्स के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हें कवर अप करने के बाद हम करेंगे आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और पावर पॉइंट के क्वेश्चन। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और है। पाइथन में मॉड्यूल कोड M3R5 के अंदर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो एक बार, देखो यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेंटेंस एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कंप्यूट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर। तो यहाँ पे लेटर मेंशन है, मैंने गलती से वर्ड के लिए कोड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेटर के लिए कोड करना पड़ेगा। यूज अ वेरिएबल ऑफ डिक्शनरी टाइप टू मेंटेन एंड शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर। लेटर मतलब क्या होता है, एक एक सिंगल करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करनी, लेटर की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो इसके लिए आपको डिक्शनरी टाइप वेरिएबल का इस्तेमाल करना है और हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी को शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने प्रैक्टिकल नंबर 13 को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है और यहाँ पे हम लेटर को काउंट करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे हमारा कोड है, ये प्रैक्टिकल 13.py है। इसमें मैंने चेंजेस कर दिए अकॉर्डिंग टू द लेटर। तो यहाँ पे एक फंक्शन है डेफ काउंट लेटर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे ये स्ट्रिंग को लेगा, जो आप सेंटेंस पास करोगे उसे ये एज अ स्ट्रिंग ले लेगा इनपुट में। और उसके बाद वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू str डॉट स्प्लिट, मतलब यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग str है उसको हमने स्प्लिट कर दिया है। उसके बाद हमने वर्ड्स को इसके अंदर डलवा दिया है। ठीक है, अब हमारे पास वर्ड्स आ चुके हैं। अब वर्ड्स आने के बाद हमने यहाँ पे लेटर फ्रिक्वेंसी करके एक लिए डिक्शनरी। इसके बाद यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। अब देखो यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट है फॉर वर्ड इन वर्ड लिस्ट। तो हर एक वर्ड के लिए जो आपके वर्ड लिस्ट के अंदर है उसके लिए हम लूप चलाएंगे। इसके बाद फॉर लेटर इन वर्ड, आपके वर्ड के हर एक लेटर के लिए यहाँ पे लूप चलाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे कीज कैसे बनेगा, इक्वल टू लेटर फ्रिक्वेंसी डॉट कीज। तो यहाँ पे जो आपकी डिक्शनरी है इसकी कीज ऐसे बन जाएंगी। इसके बाद इफ लेटर इन कीज, अगर आपका जो लेटर है वो कीज के अंदर है तो क्या हो जाएगा, लेटर फ्रिक्वेंसी ऑफ लेटर, जो इसकी वैल्यू है उसे आप 1 से इंक्रीमेंट कर दोगे। मतलब लेटर फ्रिक्वेंसी के अंदर जो डिक्शनरी है इसके अंदर लेटर में रखी हुई जो वैल्यू है उसको आप 1 से इंक्रीमेंट कर दोगे। मतलब वो पहले आ चुका है, उसकी फ्रिक्वेंसी आपको 1 से इंक्रीमेंट करनी है। एल्स अगर आपका लेटर कीज में नहीं है तो क्या हो जाएगा, लेटर फ्रिक्वेंसी के अंदर लेटर को आप 1 कर दोगे, मतलब वो पहली बार आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देंगे लेटर फ्रिक्वेंसी को, मतलब जो आपकी डिक्शनरी है उसे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। एंड देन यहाँ पे नीचे मैंने करवाई है इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट एनी सेंटेंस, और यहाँ पे प्रिंट में काउंट लेटर फ्रिक्वेंसी को कॉल करा और यहाँ पे आपकी इनपुट स्ट्रिंग पास कर दी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल, एंड देन यहाँ पे आपको एंटर करनी है कोई भी सेंटेंस। तो लेट्स सपोज हम एंटर करते हैं टुडे इज सनी डे। एंटर करते हैं। देखो यहाँ पे टी एक बार है, ओ एक बार है, डी एक बार है, ए एक बार 2 बार है, वाई 3 बार है, आई एक बार है, एस एक बार है, फिर कैपिटल एस एक बार है, यू एक बार है, एन 2 बार और कैपिटल डी एक बार है। ठीक है, तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स यहाँ पे अलग अलग काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेंटेंस के लेटर्स की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे काउंट करवा ली है। ठीक है, जितनी बार आपका ए काउंटर होगा उतनी बार इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये प्रोग्राम समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लेटर की फ्रिक्वेंसी बोली है, इसलिए हमें लेटर की निकालनी है, वर्ड की यहाँ पे नहीं निकालनी है। ठीक है, अगर वर्ड की आती है तो आप वर्ड की निकाल सकते हो पिछली बार वाले मेथड को यूज़ करके। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसे मेंशन कर दिया। तो एक स्टूडेंट है हरमीत, जिन्होंने इसके बारे में बताया है। तो
थैंक यू सो मच हरमीत, आपकी वजह से यहाँ पे आइडिया मिल गया मुझे कि मैंने लेटर की जगह वर्ड को काउंट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस कोड को चेंज कर लेना और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो कोड है मैंने यहाँ पे आपको कोड करके बता दिया। इस तरीके से कोड करोगे तो आप लेटर की फ्रिक्वेंसी को आराम से काउंट करवा पाओगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने मॉड्यूल कोड M1R5 और M1R4 की, और कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को आगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम नंबर 16 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 16 के साथ। देखो यहाँ पे क्या है, अ पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड ही हैज़ 4 स्कीम्स टू इन्वेस्ट मनी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड ईयर्स। तो एक पर्सन है जिसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास क्या है 4 स्कीम्स है जिसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है पर ईयर का और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है। फाइंड आउट विच स्कीम इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूजिंग सिनेरियो मैनेजर। तो यहाँ पे वो किस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करे कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अलग अलग स्कीम है 4। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्कीम है, ये सेकंड स्कीम है, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्कीम है। ठीक है, फर्स्ट स्कीम में क्या है कि आपको 20,000 इन्वेस्ट करने हैं, 10% का प्रॉफिट है पर ईयर का एनुअली, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 6 ईयर्स तक आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट इज 40,000 आपको इन्वेस्ट करना है, 20% प्रॉफिट 5 ईयर्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे 14,000 इन्वेस्ट करना है, 30% प्रॉफिट एंड 4 ईयर्स के लिए। इसके बाद लास्ट इज 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं 15% के प्रॉफिट से, और ये आपको 5 ईयर्स तक करना है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले आएंगे अपने एक्सेल में। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक्सेल, एंड देन यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक, इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सामने टेबल है, देखो ये रहा। यहाँ पे हम डालते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यहाँ से आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इस टाइप से, इतनी काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पे है परसेंटेज फॉर प्रॉफिट, इसके बाद है नंबर ऑफ ईयर्स, अब यहाँ पे है 20,000, देन 40,000, देन 14,000, देन 12,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज क्या है प्रॉफिट की, 10 है, 20 है, देन 30 है, इसके बाद है 15। ठीक है, यस। इसके बाद यहाँ पे है 6, 5, और इसके बाद 4 ईयर्स, एंड देन यहाँ पे है 5 ईयर्स। तो हमने यहाँ पे टेबल को बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इसके लिए यहाँ पे बनाते हैं कॉलम प्रॉफिटेबल स्कीम करके इस टाइप से, एंड यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो इक्वल टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट को किसके साथ, आपके प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ पे प्रॉफिट ये परसेंट में है, तो यहाँ पे आप परसेंट लगाएंगे
इसके बाद यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ। काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। अमाउंट को आपने मल्टीप्लाई किया एनुअली प्रॉफिट के साथ और उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स जब तक आपको इन्वेस्टमेंट रखनी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद फाइनली एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आपको 12,000 रुपीज़ जो हैं वो प्रॉफिट में आ जाएंगे इस स्कीम 1 से। इसके बाद अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूँगी इस टाइप से तो यहाँ पे हर एक स्कीम के क्या आ जाएंगे, अलग अलग यहाँ पे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि कौन सी स्कीम सबसे बढ़िया स्कीम है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो, अगर यहाँ पे आप इनका प्रॉफिट देखते हो एट द एंड ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स तो क्या होता है। अगर बात करें फर्स्ट वाले की तो यहाँ पे 6 ईयर्स के बाद आपको मिलेंगे 12,000 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट। सेकेंड वाले में आपको 5 ईयर्स के बाद मिलेंगे 40,000 एज अ प्रॉफिट। थर्ड वाले में आपको 4 ईयर्स के बाद मिलेंगे 16,800 एज अ प्रॉफिट। एंड लास्ट वाली में 5 ईयर्स के बाद आपको मिलेंगे कितना, 9,000। तो यहाँ पे सबसे प्रॉफिटेबल स्कीम क्या है, यहाँ पे देखो बी वाली जो स्कीम है ना आपकी, ये आपकी है प्रॉफिटेबल स्कीम। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप 40,000 इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे 5 ईयर्स के बाद आपका अमाउंट बिल्कुल क्या हो गया, डबल ही हो गया। जितना आपने इन्वेस्ट किया वो तो किया ही, साथ आपको यहाँ पे 40,000 क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पे ये आपकी क्या है, प्रॉफिटेबल स्कीम है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम जिसका भी आएगा वही सबसे ज़्यादा बढ़िया स्कीम है, ठीक है। और यहाँ पे आप ना तो नंबर ऑफ़ ईयर्स को चेंज कर सकते हो, ना ही आप अमाउंट को चेंज कर सकते हो, बिकॉज ये फिक्स्ड है, ये आपकी स्कीम्स है जो बनी बनाई है। तो एक पर्सन को अगर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो अगर वो इस वाले में करता है तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप लिब्रे ऑफिस में करोगे सेम तरीके से तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 17 की। देखो यहाँ पे क्या है, अ कंपनी रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ टोटल सेल्स इन रुपीज़ आइटम एंड मंथ वाइज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो एक कंपनी है जिसने क्या किया है, अपने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं सेल्स के मंथ वाइज। तो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जहाँ पे एक कंपनी का डेटा गिवन है। यहाँ पे देखो सेक्टर्स है, पीसीज है, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स, और इनकी मंथली जितनी भी आपने टोटल सेल करी है इन रुपीज़ में वो यहाँ पे गिवन है। जैसे कि जनवरी में यहाँ पे आपने 12,000 की टोटल सेल करी है, फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में। तो 4 महीने का यहाँ पे डेटा गिवन है अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको टेबल बनानी है, उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग पार्ट्स परफॉर्म करने हैं। देखो पार्ट नंबर ए क्या है, एंटर द डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट एंड सेव इट एज सेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला कैलकुलेट टोटल सेल फॉर ईच सेक्टर। C is create a 3D column chart to show sector wise data for all the 4 months, and D part is create a 3D pie chart to show sales in January in all sector। मतलब जनवरी में कितनी सेल रही है हर एक सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज ये आपके S2 बैच में पिछली बार आया था। ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जनवरी में जो हुआ था उसके अंदर S2 बैच के अंदर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट थे और करके। तो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में आपको ये क्वेश्चन एज इट इज़ मिला था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके लिए आप जाओगे वापस से अपने एक्सेल में और यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इसे Ctrl A और डिलीट, और यहाँ पे कर देते हैं इसे नो फिल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सेक्टर के साथ। तो सेक्टर, देन जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल, ठीक है। इसके बाद सेक्टर्स हैं आपके पीसीज, लैपटॉप्स, then laptops, then we have printers और scanners, ठीक है।
तो देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ना, उसके बाहर अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, लेकिन पूछेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। आपको एंट्रीज करनी है और एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम अगर नहीं आता है तो हल्का फुल्का चेंज करेंगे, वो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो जनवरी के अंदर एंट्री करते हैं 12,000, 14, 15 और 16। तो 12,000, देन 14,000, देन 15,000 एंड देन 16,000। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फेब में, देखो क्या है 17, 18, 18, 15। 17, एक मिनट, 18, 18 अगेन एंड देन 15,000, ठीक है। इसके बाद मार्च में 15,000, then 15,000, then we have 13,000 and 14,000, 13,000 and 14,000, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद अप्रैल में क्या आएगा 2016, 20, 16,000। इसके बाद नेक्स्ट इज 12,000 and 23,000, 12,000 and 23,000 एंट्रीज कर ली। अब इसके बाद फाइनली हमने क्या किया, पार्ट ए तो हमारा सेम था कि भाई आपको एंट्रीज करनी है और सेव करना है सेक्टर नाम से। तो ठीक है, सेव कर लेते हैं सेक्टर नाम से, इसको सेव किया। यहाँ पे ये सेक्टर से मैंने सेव कर लिया, सेव पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आ गए वापस से। अब यहाँ पे पार्ट बी परफॉर्म करेंगे, यूज़ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला कैलकुलेट टोटल सेल फॉर ईच सेक्टर। तो आपको हर एक सेक्टर के लिए यहाँ पे टोटल सेल कैलकुलेट करनी है फॉर्मूला का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं एक कॉलम टोटल सेल्स करके। इसके बाद यहाँ पे देखो आप यूज़ करोगे फॉर्मूला, तो जाएंगे फॉर्मूलेज टैब के अंदर। इसके बाद यहाँ पे है इंसर्ट फंक्शन, देन यहाँ पे सम हमने कल यूज़ किया था, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सम, या फिर डायरेक्टली आप क्या करो यहाँ पे टाइप कर दो। सबसे बेटर है क्या है, टाइप करो और ढूंढ लो। सम पे क्लिक किया, गो पे क्लिक किया, यहाँ पे सम आ गया, ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेंज करनी है सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम रेंज करेंगे सेलेक्ट। देखो यहाँ पे ऑलरेडी B2 से लेके E2 तक की रेंज सिलेक्टेड है। एक बार फिर से हम कर लेते हैं खुद से। तो यहाँ पे मैंने B2 से लेकर E2 तक की रेंज करी सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 64,000 की टोटल सेल करी है पीसीज की इन चारों महीनों को मिला के, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन था कि आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज़ करके टोटल सेल निकालनी है हर एक सेक्टर की। तो यहाँ पे हमने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आप इस प्लस को ड्रैग करोगे और नीचे लेके आओगे तो यहाँ पे सभी सेक्टर्स की आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पार्ट नंबर सी की, क्रिएट अ 3D कॉलम चार्ट टू शो सेक्टर वाइज डेटा फॉर ऑल द 4 मंथ्स। तो आपको चारों महीने के लिए यहाँ पे एक 3D कॉलम चार्ट दिखाना है हर एक सेक्टर वाइज। तो यहाँ पे आएंगे अपने एक्सेल में और इसके बाद यहाँ पे करेंगे अपने डेटा को सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे आप आओगे होम पे, नहीं सॉरी इंसर्ट पे आओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट पे। इसके बाद यहाँ पे 3D भी है 2D भी है। तो आपको यहाँ बोला है कि आपको 3D चार्ट डालना है, तो 3D कॉलम चार्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे 3D कॉलम पे और यहाँ पे देखो ये रहा 3D कॉलम चार्ट। इस टाइप से मिल गया आपको। और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। तो जिस भी तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करेंगे इस पे टिक। देखो यहाँ पे आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हो। टाइटल हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइटल डाल रहे हैं इसका क्या, सेक्टर वाइज चार्ट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे
ये जो ब्लू वाले हैं ये पीसीज के लिए हैं, लैपटॉप्स के लिए आपकी ऑरेंज है, ग्रे आपके प्रिंटर्स के लिए है, येलो आपके स्कैनर्स के लिए है। तो जनवरी में आपका ये आपका पूरा डेटा आ गया, फेब के लिए ये है, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए ये, और यहाँ पे टोटल सेल्स आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इंसर्ट करा किसे, अपने कॉलम चार्ट को। आप अगर चाहो तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ बोला है कि आपको हर एक सेक्टर के लिए डेटा शो करना है, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे इस टोटल सेल्स को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे इसे हम कर देंगे राइट क्लिक करके कट, इसके बाद फिर से करेंगे सेलेक्ट और यहाँ तक करो बस सेलेक्ट। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे इस पर क्लिक करो तो देखो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, और यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल ले सकते हो, तो दिस इज़ बेटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीसीज, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग आपका डेटा चार्ट में शो हो गया। यहाँ पे आप इसको फिर से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो इस टाइप से। आप अगर चाहो तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे डेटा का लेबल्स ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इस टाइप से भी ऐड कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा क्या, कॉलम चार्ट। यहाँ पे आप इसे चेंज करके लिख दो सेक्टर वाइज डेटा इन 4 मंथ्स। ठीक है, इन 4 मंथ्स। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अपना पार्ट नंबर सी। अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर डी की, क्रिएट अ 3D पाई चार्ट टू शो सेल्स इन जनवरी इन ऑल सेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जनवरी के अंदर हर एक सेक्टर के अंदर कितनी आपकी सेल्स हुई है, इसको दिखाने के लिए आपको पाई चार्ट का इस्तेमाल करना है, 3D पाई चार्ट। तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, इसको आप छोटा कर सकते हो उस टाइप से ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको इतना ही करना है सिलेक्ट, जनवरी और सेक्टर्स को, और यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब में एंड देन यहाँ पे आपको पाई चार्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे 3D पाई चार्ट ये रहा, और इस पर आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसके स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे दिस इज़ बेटर, ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो एक मिनट, अब यहाँ पे आप इसे छोटा कर लो साइड से, ताकि आपको ढंग से दिखाई दे। एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखो जनवरी के अंदर यहाँ पे ब्लू वाले हैं आपके पीसीज में 21% सेल हुई है। इसके बाद यहाँ बात करेंगे जनवरी में ऑरेंज वाले लैपटॉप्स हैं यहाँ पे, तो ऑरेंज वाले लैपटॉप्स के अंदर यहाँ पे 25% सेल हुई है। प्रिंटर्स ग्रे वाला पार्ट है, इसके अंदर 26% सेल हुई है, और यहाँ पे येलो में स्कैनर्स में 28% क्या हुई है, सेल हुई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3D पाई चार्ट भी डलवा दिया। तो आई होप आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इस सेम क्वेश्चन को कवर अप करेंगे आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो ओपन करेंगे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को एंटर करते हैं। पहले यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ से मैं कर लेती हूँ इसे कॉपी। ठीक है, कॉपी किया, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए के साथ कि आपने डेटा एंटर करवाना है और सेव करना है सेक्टर से। तो यहाँ पे सेव करते हैं सेक्टर से इसे। तो ये सेक्टर .ods से सेव करेंगे इसको। ठीक है, आपको यहाँ पे पता है कि कैल्क के प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं .ods का, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, ओके पे क्लिक किया, सेव पे। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे पार्ट नंबर बी की, यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला कैलकुलेट टोटल सेल। तो यहाँ पे बनाएंगे एक और कॉलम टोटल
सेल्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्लिक करो fx के ऊपर एंड देन यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट फॉर्मूले को, तो सम लिखते हैं यहाँ पे, तो सम यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे एंड देन यहाँ पे आपको रेंज करनी है सेलेक्ट। तो यहाँ पे पीसी सेक्टर के लिए जनवरी से लेकर मार्च तक कितनी सेल हुई है। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे इस प्लस को पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे हर एक सेक्टर के लिए रिस्पेक्टिव सेल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे पार्ट नंबर सी की, 3D कॉलम चार्ट डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको एग्जाम में वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करोगे तब भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। देखो क्लिक किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने ये देखो, यहाँ पे आपके सामने चार्ट आ गया है। आपको कौन सा चार्ट क्रिएट करना है यहाँ पे आप देख लो, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया, लाइन, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है तो अभी चार्ट नहीं बना। देखो यहाँ पे हम करेंगे इसको सेलेक्ट, तो यहाँ पे अब करेंगे फाइनली अपने डेटा को सेलेक्ट इतना एंड देन यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट चार्ट, यहीं पे क्लिक कर देते हैं एंड देन यहाँ पे आपको चार्ट का टाइप चूज़ करना है, कॉलम, बार, पाई चार्ट, एरिया। तो हमें यहाँ पे करना है कॉलम चार्ट, वो भी 3D वाला। तो यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं, देखो इस टाइप से भी है, ऐसे भी है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे 3D लुक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पे आपको, आप अगर चाहो तो यहाँ पे डेटा रेंज को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप डेटा सीरीज़ को चेंज कर सकते हो एंड देन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो किसे, नेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे चार्ट एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद क्लिक कर दोगे फिनिश पे, फिनिश पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे आपका कॉलम चार्ट समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पीसीस के लिए, ये लैपटॉप्स के लिए, ये प्रिंटर्स के लिए, ये स्कैनर्स के लिए। यहाँ पे जो अलग अलग कलर्स हैं, जनवरी के लिए ब्लू, फेब के लिए रेड, मार्च के लिए येलो एंड अप्रैल के लिए ग्रीन। तो यहाँ पे पीसीस के अंदर जनवरी में कितनी सेल हुई है, फेब में कितनी हुई है, मार्च में और अप्रैल में, इस टाइप से हर एक सेक्टर के लिए यहाँ पे आपको कॉलम चार्ट मिल गया है। तो यहाँ पे हमने 3D कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर डी, क्रिएट अ 3D पाई चार्ट टू शो सेल्स इन जनवरी इन ऑल द सेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको 3D पाई चार्ट इंक्लूड करना है, तो आपको सेक्टर करना है सेलेक्ट एंड देन जनवरी। इसके बाद जाएंगे इंसर्ट पे एंड देन क्लिक करेंगे यहाँ पे पाई पे। इसके बाद यहाँ पे 3D लुक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। तो हम करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाला नॉर्मल पे ही एंड देन फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका पाई चार्ट भी 3D में आ गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया आपका पाई चार्ट। अब यहाँ पे आप चाहो, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इस टाइप से इसको उठाओगे ना ऐसे तो ईजिली उठ जाएगा। देखो यहाँ पे ये आपका पार्ट नंबर सी है, ये पार्ट नंबर डी है। यहाँ पे ब्लू पार्ट इज शोइंग पीसीज, रेड पार्ट इज शोइंग लैपटॉप्स, ग्रीन पार्ट इज शोइंग स्कैनर्स एंड येलो पार्ट इज फॉर प्रिंटर्स। तो इस तरीके से हमने पाई चार्ट में जनवरी के लिए यहाँ पे सेल शो कर दी है। आप अगर चाहो तो इसमें एडिटिंग करके इसको एक कैप्शन दे सकते हो और यहाँ पे और कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इस टाइप से हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी अपने इस प्रैक्टिकल को कवर अप कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट प्रैक्टिकल की। और नेक्स्ट आपका लास्ट प्रैक्टिकल है आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क और आपके स्प्रेडशीट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है ये 18। देखो, टाइप द फॉलोइंग डेटा एंड सेव इट इन एम्प्लॉय फाइल यूजिंग स्प्रेडशीट टूल। तो यहाँ पे आपको ये डेटा एंटर करना है अपनी फाइल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे डू द फॉलोइंग। तो सबसे पहले एंटर करेंगे इस डेटा को आपके स्प्रेडशीट के अंदर। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 18 को। मैंने ये डेटा ऑलरेडी डलवा लिया है आपके एक्सेल शीट में। अब यहाँ पे हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सारे पार्ट्स परफॉर्म कर लेंगे। तो पार्ट नंबर ए देखो क्या है यहाँ पे, काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट वाइज। आपको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काउंट करने हैं। तो इसके लिए आएंगे अपने एक्सेल में और यहाँ पे आप क्या करोगे, यूज़ करोगे डेटाबेस फंक्शन डी काउंट का, ठीक है। हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं उसे। अब यहाँ पे आओगे और सबसे पहले हेडर्स को कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसे पेस्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर आपको टीआरजी के लिए लेट्स सपोज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ निकालने हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं अपना कर्सर और जाएंगे फॉर्मूलाज टैब में, देन इंसर्ट फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे आप डेटाबेस फंक्शन यहाँ पे करोगे सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे आपको डी काउंट मिल जाएगा सेकंड फंक्शन, इसे करोगे सेलेक्ट देन ओके पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर्स देने पड़ते हैं डेटाबेस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये आपका हो गया डेटाबेस पूरा। इसके बाद फील्ड के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको फील्ड देनी है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि फील्ड के अंदर हमेशा नंबर्स आने चाहिए, लेकिन जो हमारी फील्ड डिपार्टमेंट है ना उसके अंदर तो नंबर्स नहीं है, करेक्टर्स है। तो यहाँ पे अगर आप डिपार्टमेंट करोगे सेलेक्ट तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं डिपार्टमेंट करती हूँ सेलेक्ट ऐसे और यहाँ पे करती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे डेटाबेस किया, इसके बाद नीचे यहाँ पे अगर मैं डिपार्टमेंट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर कहाँ है और डिपार्टमेंट तो नंबर नहीं है, ये तो क्या है, करेक्टर्स है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर आपको ये क्राइटेरिया सेट करना है कि टीआरजी वाले सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को काउंट करना है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं ओके पे तो आंसर आएगा 0, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये आपके सिर्फ नंबर वाले क्राइटेरिया पे काम करता है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको डिलीट। यहाँ पे फिर से जाएंगे आपके इंसर्ट फंक्शन के ऊपर और यहाँ पे डी काउंट करेंगे सेलेक्ट देन ओके। और यहाँ पे क्या करोगे आप, डेटाबेस के अंदर करोगे सिलेक्शन पूरे का। इसके बाद फील्ड छोड़ दोगे, बिकॉज जो फील्ड है ना ये आपका होता है नॉट अ मैंडेटरी पैरामीटर, मतलब अगर आप इसको नहीं भी करते हो सेलेक्ट तब भी काम चल जाएगा। तो डायरेक्टली करेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया को सेलेक्ट, जिसमें आपको टेक्स्ट डालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या है क्राइटेरिया, एंड यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके पे। जैसे ही क्लिक किया ओके पे तो यहाँ पे आंसर आ गया 2, मतलब 2 ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो टीआरजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डिपार्टमेंट नेम चेंज करती हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मेरा आंसर भी हो गया चेंज। तो ऐसा एक ही एम्प्लॉय है जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, दैट इज़ शिवानी। अब अगर मैं यहाँ पे करती हूँ बिलिंग डिपार्टमेंट से बिल, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 2, बिकॉज 2 ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो बिलिंग डिपार्टमेंट से है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे पार्ट नंबर ए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर बी की। लिस्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ हुज डेजिग्नेशन इज़ एमडी। आपको वो एम्प्लॉयज़ का नाम निकालने हैं जिनकी डेजिग्नेशन क्या है, एमडी है। तो यहाँ पे आते हैं अपनी फाइल में और यहाँ पे आप करोगे इसको सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे क्लिक करोगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे एंड देन फिल्टर। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे टेक्स्ट फिल्टर पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटेंट्स पे। कंटेंट्स के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है एमडी, मतलब आपको सिर्फ वही वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी डेजिग्नेशन क्या है, एमडी है। इसके बाद क्लिक कर दोगे ओके पे, तो यहाँ पे सिर्फ वही वाले एम्प्लॉयज़ आएंगे जिनकी डेजिग्नेशन क्या है, एमडी है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आएंगे फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लिस्ट द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज एड्रेस इज़ चंडीगढ़। तो यहाँ पे उन एम्प्लॉयज़ का नाम और डिपार्टमेंट आना है जिनका एड्रेस चंडीगढ़ है। तो यहाँ पे आओगे फिर से और कंट्रोल Z करते हैं पहले। अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स, यहाँ पे करना है आपको कंटेंट्स चंडीगढ़ के लिए CHD। ठीक है, इसके बाद ओके कर दिया तो यहाँ पे आ गया वही कि ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास क्या है, एड्रेस में चंडीगढ़ है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इज़ लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000। जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 है उनका नाम आपको यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे आओगे कंट्रोल Z करो और यहाँ पे सैलरी वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ पे करना है नंबर फिल्टर्स। तो यहाँ पे आ गया देखो इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन कर देंगे आप 5000 देन ओके। तो यहाँ पे सारे ही एम्प्लॉयज़ की सैलरी 5000 से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे करते हैं नंबर फिल्टर्स देन ग्रेटर देन, यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन 1 लाख देन ओके। तो यहाँ पे सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ आएंगे जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज डिपार्टमेंट इज़ TRG। तो यहाँ पे आएंगे कंट्रोल Z करेंगे। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट फिल्टर एंड देन यहाँ पे
क्लिक करेंगे कंटेंट्स पे, कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है TRG, TRG ऐसे लिखा एंड देन ओके पे क्लिक किया। तो यहाँ पे सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ आएंगे जिनका डिपार्टमेंट क्या है, TRG है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लिया है। आप इसी सेम तरीके से इस प्रैक्टिकल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी परफॉर्म कर सकते हो। बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है, वहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हो आप। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आपके लास्ट क्वेश्चन की, जो आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में S2 बैच में आया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर ABCDEFG कॉलम्स है और यहाँ पे 2 कॉलम्स A और C में डेटा अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको बोला है डू द फॉलोइंग, सॉर्ट द कंटेंट इन कॉलम A इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको कॉलम A के कंटेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। देन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम C फ्रॉम कॉलम A एंड पुट रिजल्ट इन कॉलम E। तो यहाँ पे आपको कॉलम A में से कॉलम C को माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसे कॉलम E में प्लेस करना है। नेक्स्ट इज डू टोटल ऑफ कॉलम A एंड कॉलम E, कॉलम A और कॉलम E के डेटा का टोटल करना है। एंड लास्ट इज कॉपी ओनली कंटेंट ऑफ कॉलम E इन कॉलम G, आपको कॉपी करना है कॉलम E के कंटेंट को कॉलम G में। तो यहाँ पे काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं एक्सेल में और यहाँ पे मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने डेटा को एंटर करवा लेते हैं। ठीक है, टेबल को बनाते हैं। यहाँ पे है 1 मिनट 234, देन वी हैव 244, देन 43, 456, देन 2345 और इसके बाद 4567। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे C कॉलम में डेटा है आपका 45 567, देन वी हैव 568, देन वी हैव 679, देन वी हैव 345, इसके बाद क्या है 590। ठीक है, अब देखो परफॉर्म करते हैं पार्ट नंबर A को। सॉर्ट द कंटेंट इन कॉलम A इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सॉर्ट करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉर्ट पे एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर B देखो, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम C फ्रॉम कॉलम A एंड पुट रिजल्ट इन कॉलम E। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे कॉलम E में सिंपली करेंगे इक्वल टू देन कॉलम A माइनस कॉलम C एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे इसे ड्रैगन। तो इस टाइप से क्या कर देंगे, यहाँ पे आपके आंसर कुछ माइनस में भी आएंगे बिकॉज यहाँ पे कुछ वैल्यू A की छोटी है C से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस करने के बाद क्या करना है आपको, डू टोटल ऑफ कॉलम A एंड E, आपको टोटल करना है कॉलम A और E का। तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे करते हैं इसका टोटल कॉलम A का। तो यहाँ पे इक्वल टू सम लगा सकते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे आप इनका सम कर सकते हो, टोटल कर सकते हो इनका एंड देन एंटर। इसके बाद यहाँ पे करेंगे सम एंड देन यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट एंड देन एंटर। तो यहाँ पे इसका सम आ गया और इसका सम आ गया, टोटल आ गया इन दोनों का अलग अलग। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट देखते हैं, कॉपी ओनली कंटेंट ऑफ कॉलम E इन कॉलम G। आपको सिर्फ कंटेंट कॉपी करना है कॉलम E का कॉलम G में। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, कंटेंट का मतलब यहाँ पे यह है कि कॉलम E के अंदर आपने फॉर्मूला लगाया हुआ था क्या, A माइनस C का। तो अगर आप इसे कॉपी करते हो, देखो अगर आप इसे कॉपी करते हो ऐसे, ये पूरा कॉलम E है, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे अगर मैं इसे पेस्ट करती हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया। यहाँ फॉर्मूला क्या था आपका A1 माइनस C1 वाला, मतलब A माइनस C, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया आपका C माइनस E। तो यहाँ पे C और E के बीच में माइनस हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ कंटेंट कॉपी करना है, फॉर्मूला कॉपी नहीं करना।
तो हम ऐसे नहीं करेंगे, इसे करेंगे डिलीट। यहाँ पे रखोगे अपना कर्सर और इसके बाद देखो यहाँ पे पहले कॉपी कर लिया ऐसे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे पेस्ट स्पेशल पे। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ आएगी, आपका फॉर्मूला नहीं आएगा। तो इस टाइप से आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को कॉपी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका आया था S2 बैच में पिछली बार और काफ़ी आसान ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स में था। इस क्वेश्चन को भी हम कर चुके हैं और ये भी हमने अभी कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और देखो ये दोनों क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं HTML के। इसके बाद आपकी क्लास आएगी HTML की, उसमें मैं बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद आपको थोड़ी देर बाद एक और क्लास मिलेगी जिसके अंदर हम कवर अप कर लेंगे आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के सारे क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।